लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि देश में फिर मोदी सरकार बन रही है। सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी, इस पर कुछ असमंजस की स्थिति है, लेकिन ये तय है कि पूर्ण ही नहीं, भारी बहुमत से देश में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पोल ऑफ पोल्स, SAAM जन की बात एनडीए को 377, इंडिया को 151 और अन्य को 15 सीट दे रहा है। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अन्य को 47 सीट दे रहा है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स एनडीए को 367, इंडिया को 126 और अन्य को 56 सीट दे रहा है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क एनडीए को 369, इंडिया को 154 और अन्य को 30 सीट दे रहा है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अन्य को 47 सीट दे रहा है। 5 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स एनडीए को 368, इंडिया को 136 और अन्य को 39 सीटें दे रहा है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा को 28 से 29 सीटें और कांग्रेस को अधिकतम 1 सीट मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सभी 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के बाद भाजपा में उत्साह का माहौल है। भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। भाजपा को अब भी 400 पार का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को स्पष्ट होगा। नमस्कार, IND एजेंडा फिर मोदी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कितने सटीक हो सकते हैं एग्जिट पोल? किन मुद्दों पर मोदी सरकार की हो रही वापसी? विपक्ष की मेहनत में कहां रह गई कमी? MP में क्यों नहीं उठ खड़ी हो पा रही कांग्रेस? तो यह अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से तमाम एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की ओर तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पूर्ण बहुमत भी नहीं बल्कि एक बेहतर परिणाम उसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पहले से तमाम अनुमान लगाए जा रहे थे कि जो एनडीए है, जो बीजेपी है, बेहतर परफॉर्म करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। हालांकि एग्जिट पोल उसके करीब नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तमाम सारे एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं उसमें तकरीबन 350 से लेकर 375 के आसपास एनडीए टिकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इंडी गठबंधन की हम बात करें तो तकरीबन 150 से लेकर 160 के आसपास इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। अन्य की अगर हम बात करें तो पिछले 2019 की तुलना में अन्य कुछ कम नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग राज्यों के जो एग्जिट पोल है वो उसमें कहीं पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जरूर जो एनडीए है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ में भी एनडीए बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है, चाहे वो आंध्रा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या फिर हम केरल की बात करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जिस तरह से प्रोडक्ट किया जा रहा था, हालांकि दावा तो मध्य प्रदेश को लेकर यह भी था कि 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल है उसमें 28 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे पहले चर्चा थी कि 10 से 11 सीटें, कुछ ऐसा ही एग्जिट पोल में नजर आ रहा। हालांकि वहां पर कांग्रेस ने दावेदारी भी किया था कि 5 से 6 सीटें वो जीतेगी। आज इसी मसले पर हम खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं, आपका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं उनसे, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ में है पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। पंकज जी आपका स्वागत है। संतोष सिंह गौतम जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। संतोष जी आपका स्वागत है। गौरव चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव जी आपका स्वागत है। मृगन सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मृगन सिंह आपका भी स्वागत करता हूँ। रमेश शर्मा जी हैं, रमेश जी आपका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले
मृगेंद्र जी, आपके पास में आता हूं और पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो एग्जिट पोल अभी नजर आ रहे हैं किस रूप में आपको देखते हैं? क्या जिस तरह से प्रोडक्शन पहले था राजनीतिक विश्लेषकों का उसी तरीके से है या कुछ उसमें चीजें चेंज होती दिख रही हैं? देखिए, जो प्रोडिक्शन था लगभग उसी के आसपास, थोड़ा बहुत, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में लोगों को अनुमान था कि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जो आपके आज एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके अनुसार कुछ तो 29 की 29 सीटें दे रहे हैं, कुछ 28 दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है। ऐसे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में लोग मान रहे थे कि कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अभी कोई 11 की 11 दे रहा, कोई 10 में 1। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अभी परिणाम नहीं कहा जा सकता कि आधार परिणाम यही आएंगे, लेकिन जिस तरह से लोग अंदाज लगा रहे थे लगभग वही स्थिति एग्जिट पोल की भी है। मध्य प्रदेश की अपन बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, अन्य राज्यों की बात जरूर, जैसे दक्षिण में लोग बोल रहे थे इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा गड्ढा होगा, नुकसान होने वाला है, लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से बता रहे हैं उससे लगता नहीं, बल्कि दिखाया जा रहा है पिछली बार 25 सीटें आई थी साउथ से, लेकिन इस बार 29 सीटें बताया जा रहा है कि 29 सीटें आई हैं, बल्कि 29 से भी अधिक, 29 तक बता रहे हैं। जब तेलंगाना में कितनी सीटें आएंगी वो नहीं जोड़ा सकता। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो अनुमान लोग लगा रखे थे उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस एनडीए का आ रहा। चलिए, जो अनुमान लगाया जा रहा है, और बेहतर बात मृगेंद्र जी कर रहे हैं कि ये सिर्फ अनुमान है, ये फाइनल नतीजे तो 4 जून को आएंगे। जिस तरह से एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के नजर आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सीधे संतोष सिंह गौतम जी के पास में आता हूं। संतोष सिंह जी, किस रूप में लेती है कांग्रेस इन एग्जिट पोल को और किस तरह की उम्मीद अभी भी कांग्रेस को है? संतोष जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? चलिए, जब तक संतोष सिंह जी से बेहतर हमारा संवाद हो, आगे बढ़ते हैं। रमेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह की टैली अभी दिख रही है? देखिए, एक बात समझ लीजिए राजेश जी, अनुमान लगभग यही था जो आ रहा है, और इसमें बिहार से सीटें कम होने का भी अनुमान था, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश से गठबंधन किया उसका नुकसान की कल्पना थी, वो है। बाकी सारे जगह लगभग इसी तरह के अनुमान की कल्पना थी। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा के पास 37 सीटें थी, एक आध सीट कम हो, एक आध सीट ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा परिणाम की ज़्यादा परिवर्तन नहीं था। और जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे कि पिछली बार एनडीए और भाजपा जिस फिगर पर थी वो उसमें फिगर में वृद्धि होगी। भाजपा अपनी अकेली ताकत पर 325 से के आसपास भाजपा की कल्पना की जा रही थी, वो 40 के आसपास जो है वो उनके मित्रों की कल्पना की जा रही थी। तो मेरी दृष्टि में 370 का जो आंकड़ा था, एनडीए 370 के आंकड़े को टच करेगा। तो अब उसमें से 2-4 कम और ज्यादा हो, आज जो आए हैं वो लगभग उन्हीं अनुमानों के अनुरूप आए हैं। जी चलिए, संतोष सिंह जी से मेरा बेहतर संवाद अब स्थापित हो चुका है। संतोष सिंह जी, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरह के एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे अभी और किस तरह की कांग्रेस को उम्मीद है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये एग्जिट पोल जो आए हैं, ये एग्जिट पोल के आंकड़ों से पूरी तरह कोसों दूर है, क्योंकि देश की जो स्थितियां थी वो इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का बहुमत आएगा। क्योंकि देश किस हालत में इनको इससे वोट करता, बेरोजगारी कहीं थमी नहीं, महंगाई कहीं थमी नहीं, लगातार चारों ओर जर्जर अर्थव्यवस्था है। मणिपुर पर कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, उल्टे आखिरी समय पर मुसलमान भैंस और मुजरा पर उतर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता कि देश की जनता ने किस बात पर मतदान किया है। चलिए, पंकज जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। पंकज जी, वो कह रहे हैं कि ये अभी तो कोसों दूर है और कांग्रेस को अभी उम्मीद है, ये तो वो कह रहे हैं एग्जिट पोल है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो उनके पक्ष में होंगे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी दावा कर दिया है कि तकरीबन 295 सीटों का उन्होंने दावा किया कि वो उनकी इंडी गठबंधन लेकर आएगी। पंकज जी, देखिए, एक सज्जन जिनको कल जेल जाना है वो भी दावा कर रहे हैं जीत का। कल सवेरे जिनको तिहाड़ में सरेंडर करना है, महाभ्रष्ट जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर है इंडी गठबंधन के साथ ही, वही दावा कर रहे हैं। और राजेश जी, ये लोग दावा कर सकते हैं 4 तारीख तक, क्योंकि लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पूरे देश को अनुमान है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर यदि कांग्रेस ना मानने को तैयार तो जनता उनको 4 तारीख को बता देगी अब तो मतदान हो गया। ईवीएम में निर्णय जनता जनार्दन का कैद है, जिसको वोट देना था वोट दे दिया, जिसको हराना था हरा दिया।
और आप तो सबसे बड़ा जो रोचक विषय है दक्षिण भारत का, तमिलनाडु जैसे राज्य में अनुमान है जी जब 2 से 4 सीटें जी। जीतेगी, जहां हमारी कोई राजनीतिक क्षमता नहीं बनी है। केरल में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने की संभावना है, आंध्र प्रदेश में संभावना है, तेलंगाना का मुझे अभी जानकारी नहीं है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। जी तो दक्षिण भारत में जब बम बम और बल्ले बल्ले है, तो आप अनुमान लगाइए कि ऐसा आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगाते हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत है, उसको हम हिंदी पट्टी बोलते हैं, वहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल है वो लगभग उसी के पास है जो 400 पार की बात करते हैं। बीजेपी 370, बीजेपी प्लस एनडीए 400 पार, अब की बार 400 पार, मोदी जी की फिर सरकार, भाजपा की जय जयकार। चलिए, भाजपा की जय जयकार ये देखना होगा 4 जून को। गौरव चतुर्वेदी जी के पास में आ जाता हूँ। गौरव जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरह से एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, एनडीए भारतीय जनता पार्टी को 350 से लेकर 375 के आसपास, जिस तरह से तमाम एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह कि 28 में से 29 और छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें दिख रही हैं। किस रूप में देखते हैं इस एग्जिट पोल को, या फिर किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं कि नहीं ये जो एग्जिट पोल हैं ये या इसी के अनुसार फाइनल रिजल्ट्स होंगे, या फिर कुछ चीजें इसमें चेंज होती दिखेंगी? राजेश जी, लोकसभा चुनाव में मतदान के पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न सीटों पर मैं गया जी और मतदाताओं को टटोलने का प्रयास किया, लेकिन मतदाताओं ने अपना रुख प्रदर्शित करने का काम नहीं किया। और इस बार ये बहुत ही साइलेंट तरीके से वोटर रहा, वो चाहे बिंद की बात करें, छत्तीसगढ़ महाकौशल की बात करें, या हम चंबल की बात करें, या मालवा की बात करें। तो आज मतदान खत्म हुआ, उसके तत्काल बाद एग्जिट पोल का जो नतीजा आ रहा है उससे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतदाता तब चुप क्यों था और मतदाता अब मुखर क्यों हो गया। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसको मैं पूर्ण रूप से तो सत्य नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, इसके आसपास या इससे थोड़ा बहुत उलटफेर और भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और पंकज जी को भी और संतोष गौतम जी को भी 4 जून तक अपने अपने अनुरूप सीटें बताने का अधिकार है, और वो बताते रहेंगे, वो अलग बात है। जो सबसे बड़ी बात है कि साउथ में बीजेपी ने जबरदस्त मेहनत की थी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से, लगातार मेहनत कर रहे थे। कर्नाटक का भले विधानसभा परिणाम उल्टा आया हो, लेकिन जो मेहनत उन्होंने वहां की थी, वहां पर जो एक कैडर तैयार किया था, उसका फायदा उन्हें साउथ में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन हिंदी बेल्ट, खास करके मैं जिन हिंदी बेल्टों में घुमा और जिन हिंदी बेल्टों से मेरा साक्षात संपर्क रहा है, मैं वहां की बात करूंगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मनमानी जो प्रत्याशी चयन में की गई, और उसके साथ जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, उसके कारण हिंदी बेल्ट में जो नुकसान उठाना है वो मुझे लगता है कि साउथ से वो कवर कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा अंतर होगा पिछले चुनाव के मुकाबले, मुझे ऐसा नहीं है। चलिए मनोज जी, पहले से ये चर्चा बहुत थी कि शायद उत्तर में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई वो साउथ से करेंगे। लेकिन ये भी बात आती थी कि साउथ में भी उतनी स्ट्रांग एनडीए नहीं है। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उत्तर में जिस तरह का अनुमान नुकसान का लगाया जा रहा था, उस तरह का नुकसान इन अनुमानों में एग्जिट पोल के नहीं दिख रहा है। इसके अलावा साउथ में कुछ गेन करती हुई एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसको किस रूप में देखते हैं मनोज जी? देखिए, जो उत्तर भारत में पिछले 2019 की बात करें तो कई राज्यों में तो बीजेपी की सभी सीटें जीती थी। ये राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, या मध्य प्रदेश में लगभग 28, छत्तीसगढ़, अन्य जो भी राज्य हैं, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की, वहाँ सभी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती, अब होगा तो उससे कम ही होगा। तो उत्तर भारत के राज्यों में अगर थोड़ा बहुत कम हो सकता है तो उसकी जो भरपाई हो सकती है। तो दक्षिण भारत में निश्चित रूप से जो लोगों का अनुमान था उससे अच्छा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें मिलेंगी। आप एक राज्य भूल रहे हैं, उड़ीसा। उड़ीसा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर किया है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर के राज्यों में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कि गुटबाजी हो, उम्मीदवारों का चयन हो, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ सीटें हार रही हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ उम्मीदवारों का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी
का विरोध नहीं था, विरोध था स्थानीय सांसद का, स्थानीय कार्यकर्ताओं का, जिसके कारण अगर सीटें उत्तर भारत में कहीं कुछ कम हो जा सक रही हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट दिए गए वो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 5 साल सांसद रहने, 10 साल सांसद रहने के बाद भी उन्हें जनता के साथ हित में ना काम किया, ना जनता के बीच गए। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं और जनता के बीच जाते नहीं। तो ऐसे सांसदों को अगर जनता सबक सिखाती है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उत्तर में नुकसान हो, नहीं तो पिछले बार जैसे ही नतीजे आ सकते हैं। लेकिन मीरा जी, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो वहाँ का वर्तमान सांसद है या जो कैंडिडेट है उसकी वहाँ पर खिलाफत है। मैंने भी देखा कई जगहों पर अगर बात की तो कैंडिडेट को लेकर जो जनता उसमें नाराजगी दिखी, लेकिन जब बात होती है कि भाई आप किसको देंगे तो वो कहते हैं मोदी चेहरे को देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिला बिरगेन जी इस चुनाव में। निश्चित रूप से उसी के फायदा मिला। जैसे आप बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत चेहरों का, जैसे आप देखिए भारत सिंह जी विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनको आपने लोकसभा ग्वालियर दे दिया। गणेश सिंह जी अपने संसदीय क्षेत्र के हार गए थे, उनको भी टिकट दे दिया। फग्गन सिंह जी कुलस्ते हार गए थे, उनको दे दिया। निश्चित रूप से अगर विधानसभा चुनाव हार रहे हैं तो इन चेहरों का विरोध रहा होगा तभी चुनाव हारे हैं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी विधानसभा चुनाव में तो इनको नहीं हारना चाहिए था। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही और राम मंदिर का भी मुद्दा है, इन मुद्दों के कारण उनकी भी नैया पार लग सकती है। चलिए मैं रमेश जी के पास में आता हूँ। रमेश जी, बहुत चर्चा हुई कि इस बार मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो चर्चा भी मुद्दों की थी और नहीं भी थी। कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो इशूज़ हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के जो इशूज़ हैं वो नहीं, लेकिन चुनाव आते आते हर चरण दर चरण जिस तरह से रमेश जी मुद्दे बदले हैं और जिस तरह से गौरव चतुर्वेदी जी भी कह रहे थे कि वोटर साइलेंट था, लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो मुखर हो गया। यानी कि क्या वोटर्स ने, मतदाता ने पहले से मन सेट कर लिया था कि नहीं हमें किस तरह से जाके वोट करना है? ये बिल्कुल आपने राजेश जी बिल्कुल ठीक कहा। मतदाता का मन बिल्कुल बना हुआ था। पूरे देश में लगभग एक सी लहर है। जो थोड़ा बहुत जो अंतर आ रहा है, जैसा मृगेंद्र जी ने कहा है, हो सकता है कहीं पर उम्मीदवार के कारण हो जहां के हारा है, या कुछ ऐसे मुद्दे हों। अलायंस की दृष्टि से अगर देखें तो एनडीए को केवल 3 स्टेट में थोड़े बहुत नुकसान की आशंका दिख रही थी। एक पंजाब में दिख रही थी, एक महाराष्ट्र में दिख रही थी और एक बिहार में दिख रही थी। बाकी इसके अलावा पूरे देश में एनडीए को, भाजपा गठबंधन को प्लस दिख रहा था। तो कुल मिलाकर के वो जो प्लस है वो ठीक है कि अब उसमें एक सीट इधर की उधर हो जाए तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर आप देखें पूरा दिल्ली से लेकर के, हरियाणा से लेकर के केरल तक एनडीए को लाभ मिल रहा है। अगर कहीं पर अगर सीट नहीं बढ़ेगी उसकी तो आप देखिएगा कि उसके मत प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो पूरे देश में एक लहर थी। तो कहीं ना कहीं एक जो बात है राजनीति की या समाज की एक बात है, इसको समझना चाहिए बजाय दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि किस वक्त कौन सा मुद्दा काम करेगा। अगर आप जो 60 साल पहले मुद्दा था, जो 50 साल पहले मुद्दा था, उसी को अगर आप रिपीट करेंगे तो जनता उसको कैसे पसंद करेगी। तो नया मुद्दा होना चाहिए और राष्ट्र संस्कृति कहीं ना कहीं प्राथमिकता में होना चाहिए। भाजपा ने इस नब्ज को पकड़ा और पूरे देश में उसका उनको लाभ मिल रहा है। तो मोटे तौर पर इन परिणाम के बाद हर राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। भाजपा को भी एक बहुत जबरदस्त इन परिणाम के बाद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और कांग्रेस को भी। कांग्रेस को क्या बात कहना, कौन सा मुद्दा उठाना, उस पर चिंतन करना। भाजपा को इस बात पर चिंतन करना, ये प्रकृति का नियम है। जो आज शीर्ष पर होगा वो शून्य पर जाएगा, जो शून्य पर है वो आज शीर्ष पर जाएगा। तो शीर्ष पर बने रहने के लिए उनको कौन सी सावधानी के बतौर, कई वक्त उमंग का अतिरेक जो है व्यक्ति से बहुत गलतियां कराता है। तो भाजपा को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि गड़बड़ अब ना हो, सावधानी के साथ चलें। और कांग्रेस को मुद्दों के आधार पर क्या मुद्दा चुनाव में उठाना, उसकी बहुत आवश्यकता है। ये जो परिणाम आए हैं, ये परिणाम एग्जिट पोल का जो परिणाम है ये बिल्कुल अनुमानों के अनुरूप है। फाइनल जब आएगा तो देखेंगे। मेरे अनुमान से भाजपा एनडीए को केवल पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार में थोड़े बहुत नुकसान की आशंका थी, बाकी पूरे देश में उनको लाभ होना है। चलिए संतोष सिंह जी, क्या जनता के मन को कांग्रेस या इंडी गठबंधन नहीं पढ़ पाया, नब्ज नहीं टटोल पाया? यही कारण है कि इस तरह के एग्जिट पोल, फिर कहूंगा ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, फाइनल नतीजे 4 जून को आएंगे। संतोष सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या नब्ज नहीं पकड़ पाए जनता की इंडी गठबंधन और कांग्रेस?
देखिए राजेश भाई, पहली बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो एग्जैक्ट जो परिणाम आएंगे वो आएंगे 4 तारीख को। जी। तो हमें 4 तारीख तक का वेट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी रमेश जी ने जो बात कही उससे कई बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे उन्होंने बोला कि परिणाम जो आशाओं के अनुरूप आए हैं, मैं समझता हूं कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जैसा जो सीरियल रेपिस्ट था, जिसके पक्ष में प्रधानमंत्री खड़े हो गए थे और जिसकी 3,000 के लगभग सीढ़ियां मार्केट में आई, उसके बावजूद अगर कर्नाटक की जनता ने इस प्रकार का मतदान किया जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जनता की समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है एग्जिट पोल। और दूसरा जो था, उड़ीसा में भी आप लोग गेम की बात कर रहे हो, जिससे कि अधिकतर एग्जिट पोल बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि उड़ीसा में तो इन्हीं के एक प्रवक्ता है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को से भी बड़ा मोदी जी को बता दिया था और कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। तो इसका मतलब ये तो पूरी उड़ीसा की जनता की समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना जैसा है एग्जिट पोल। तो ये क्या कारण है कि इसके बावजूद अगर मोदी जी को इस प्रकार का प्रचंड बहुमत मिल रहा है, तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका क्या कारण हो सकता है और कौन से मुद्दे जनता के बीच में प्रभावित देखिए कर सकते संतोष हैं सिंह जी, लोगों यही को। यही और तो दूसरा यही तो कांग्रेस को समझना है संतोष सिंह जी। हाँ, पंकज जी, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, मैं आपके जी बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जी दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विभिन्न जातियों ने और विभिन्न समाजों ने और सबने मिलकर और नकार दिया एक प्रकार से मोदी जी की बात को। और आज एग्जिट पोल कुछ भी कह ले, लेकिन ग्राउंड सर्वे भी होता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 के लगभग सीटें कांग्रेस गठबंधन की आएंगी। तो हम तो उनके जो बात है उनको भी मानते हैं, क्योंकि वो भी 9 बार विधायक रहे, तमाम उनके जो संसदीय एक लंबा अनुभव रहा है। तो उनकी बात को हम अधिक तवज्जो देंगे, बजाय एक छोटे से सैंपल साइज के आधार पर यह कह देना कि एनडीए का प्रचंड बहुमत आ रहा है। दूसरा मैं एक चीज कह दूं कि अगर इतना ही अगर जीत के प्रति आश्वस्त थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनको आखिरी समय पर मुसलमान, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा इन तक पर उतरने की आवश्यकता क्या पड़ी? हमको जो है शुचिता के पाठ पढ़ाने वाले, हमको भाषाई मर्यादा की सीख देने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जब ऐसी गरिमाहीन बातों पर उतर आए, तो हमको समझ लेना चाहिए कि बौखलाहट कहीं अधिक थी। चलिए जवाब ले लेकिन लेता उसके हूं, पंकज जी बावजूद से जवाब ले लेता हूं। पंकज जी जवाब दे दीजिए। राजेश जी, हमारे मित्र इतने विचलित है कि आपने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि पंकज जी, मैं टोक नहीं रहा हूँ। तो मेरे मित्र, मैं बीच में टोकता नहीं हूँ, वो राजेश जी ने एंकर के तौर पर पूछा था। अब दूसरा मेरा आग्रह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को राजेश जी बात की 100% पात्रता और अधिकार है कि एग्जिट पोल पर अनुमानों पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करे, उनसे अविश्वास जताए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अंतिम परिणाम नहीं आया तो उसको पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए ना, कांग्रेस को करनी चाहिए। तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी मित्र, आज मैं अभी मतलब करीब 6 बजे से इससे बैक टू बैक डिबेट कर रहा हूं, मैं अलग चैनल पे सभी हमारे पार्टी के मित्र जा रहे हैं, तो सब जगह एक ही सा स्टैंड है। और जहां पर वो थोड़े से असहज हैं और ये बोलकर कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, और जिन विषयों पर जैसे रमेश जी ने कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाने का, अब 50 साल के बाद 70 के दशक के बाद 2024 में राहुल गांधी जी बोले गरीबी हटा देंगे, और उनकी बात पर कोई विश्वास न करे। कोई मुद्दा आपके पास नहीं है, आपका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के समान हो। सैम पित्रोदा संपत्ति कानून की बात करें, सैम पित्रोदा रंगभेद के आधार को देश बांटने की बातचीत करें। आप तमिलनाडु में उस घमंडिया गठबंधन के साथ हो जो कहता है सनातन को मिटा दो, एरेडिकेट सनातन की बात करता है। तो जिस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए और जिस प्रकार का प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 2 साल में कांग्रेस की स्थिति थी कि 10% से कम सीटें, नेता प्रतिपक्ष की पात्रता भी शेष कांग्रेस के बाद नहीं बचेगी, वैसी स्थिति बनेगी। मैं उल्लेख कर रहा था अरविंद केजरीवाल का, कल भैया सुबह जेल जाने वाले, कह रहे हम 4 तारीख को नेता तय करेंगे। अरे प्रभु, 4 तारीख को जनता आपको पात्रता तो दे नेता तय करने की, और झूठे सच्चे आरोप लगाना। और कारण सिर्फ यही है, जिस और हमारे तीनों पत्रकार मित्रों ने, मृगेंद्र जी ने, गौरव जी ने, रमेश शर्मा जी ने संकेत किया कि कांग्रेस को देश का भाव और भावना दोनों समझनी होगी। आप सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण करके, SC ST OBC का आरक्षण लूट कर, फेवरेट वोट बैंक को देख के, राम मंदिर का विरोध करके, गरीबी की बातचीत करके, नौकरी की बातचीत करके, लोग समझते हैं इस बात को। कांग्रेस ने नौकरी यानी सरकारी नौकरी। मैं तो उदाहरण देता हूँ आपको कि पिछले 10 साल में देश में कितनी सड़कें बनी, रोजगार मिला। पिछले 1.5 साल में कितने वाटरवेज, एयरवेज, हाईवेज बने, रोजगार मिला। एक उदाहरण देता हूँ राजेश जी, उससे सारे स्पष्ट होगा। अब तक देश में आजादी से लेकर अब तक 6000 विमान है, सिर्फ किसी की कंपनी के पास, निजी हो या प्राइवेट हो, सॉरी 600 विमान। अभी नए 1000 विमान का ऑर्डर है।
तो 1000 विमान का ऑर्डर भारत की विमान कंपनी ने दिया, रोजगार किसको मिलेगा 1000 विमान आने से? 600 विमान होने पर भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बूम की तरफ बढ़ रही है। 1000 नए विमान का ऑर्डर है, कहां पर आएगा? सेमीकंडक्टर के उत्पादन में भारत में प्रक्रिया तैयार हो गई। मोबाइल के उत्पादन में हम देश में नंबर 2 है सर। एप्पल का जो आईफोन है भारत में बनता है। तो ये सारी चीजें देश देख रहा है, वो समझ रहा है कि प्रतिपक्ष के आरोप झूठे और सरकारी नौकरी के नाम पर रोजगार के जो अवसर का सृजन किया। और हम स्वरोजगार की बात क्यों करते हैं कि जब अंग्रेजों के जमाने में भारत को कहते थे कि वो सोने की चिड़िया है, तो इसलिए कहते थे कि देश में हजारों लाखों छोटे छोटे उद्योग धंधे कुटीर उद्योग थे और तब दुनिया की। चलिए पंकज जी, आता हूं इन्हीं जो आपके सवाल है, मैं जब संतोष सिंह जी के पास में आऊंगा जवाब चाहूंगा उनसे, मैं गौरव जी के पास में आ जाता हूं। गौरव जी, जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं कि भाव और भावना कहीं ना कहीं जो समझना चाहिए कांग्रेस को वो नहीं समझ पाई, ये कमी रह गई है क्या एक विपक्ष के तौर पर? इंडी गठबंधन की बात करें हम कांग्रेस की, कि जनता से किस तरह से जो चीजें हैं कनेक्ट होके चुनाव लड़ना चाहिए, इसकी कमी मानते हैं क्या? राजेश जी, भाव और भावना की कमी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई थी, कांग्रेस में भी दिखाई थी। और मैं ये इस आधार पर कह रहा हूं कि जो मतदान प्रतिशत इस बार हुआ है 2019 के मुकाबले कम, उसका खामियाजा दोनों दलों को भुगतना है, कांग्रेस को भी भुगतना है, बीजेपी को भी भुगतना है। और उसके कारण कहीं ना कहीं वोट शेयर कम होगा या कोई चीजें पलट सकती हैं। सरकार भले भारतीय जनता पार्टी बना ले, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। एक बात और भी है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हमने ये भी देखा कि इस बार जो सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने दूरी बनाकर रखी हुई थी, वो दूरी हमें दिखाई दी। और दूसरी बात, जो जेपी नड्डा जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संघ को लेकर जो बयान दिया था 5वें चरण के बाद, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक नुकसान कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन थोड़ा सा इस बार मजबूत था, उसका बेनिफिट उसे मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अब इस बात का आकलन करने की जरूरत है कि भाव और भावनाएं क्या होती हैं और उन पर कैसे चले। लेकिन गौरव जी, इस तरह से आपने कहा कि मतदान प्रतिशत जो कम रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एग्जैक्ट पोल जो बता रहे हैं, सीटें तकरीबन 350 के आसपास जिस तरह से एनडीए बीजेपी एनडीए गठबंधन की रही, लेकिन जितने भी एग्जैक्ट पोल हैं तकरीबन 350 से 375 के आसपास दिख रहे हैं। तो जो मतदान प्रतिशत कम हुआ उसका नुकसान एनडीए को नहीं हो रहा, भले जीत हार का जो अंतर होगा उसमें अंतर दिखे इस मतदान प्रतिशत का। नहीं, ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, मैं एग्जिट पोल के आधार पर बात कर रहा हूँ कि अगर आप मतदान प्रतिशत को देखें तो मतदान प्रतिशत का नुकसान दोनों पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को, सिर्फ कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। जहां जहां भी मतदान प्रतिशत कम रहा है वहां उन सभी राजनीतिक दलों को रहा। और उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि चुनाव के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आम मतदाताओं में एक अरुचि जागृत हो गई थी, जिसके कारण ये मतदान प्रतिशत गिरा। अब सारे मतदाताओं का जो एक ट्रेंड होता है वो एक फिक्स ट्रेंड होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का मतदाता नहीं गया या सपा का मतदाता नहीं गया या भाजपा का मतदाता नहीं गया। अगर कांग्रेस का मतदाता इसलिए नहीं जा रहा था कि कांग्रेस तो हार रही है इसलिए हमें वोट देने की जरूरत नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का भी मतदाता इसलिए मतदान केंद्र तक नहीं गया कि जब भाजपा जीत रही तो मेरे वोट की क्या जरूरत। तो जो एक नुकसान होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में जो जीत का अंतर था वो भाजपा ने ज्यादा प्राप्त किया था, उस जीत के अंतर में जब वो वोट कम होंगे तो नुकसान कांग्रेस या अन्य दलों को कम, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा। सरकार बनाने की बात मैं कर रहा हूं कि सरकार जिन प्रकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं मैं उससे सहमत हूं। चलिए आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं मिरगन जी के पास में आऊं, कुछ जो एजेंसियों के जो एग्जैक्ट पोल है उनको मैं बता देता हूं। 171 जिस तरह से एनडीए को और इंडिया को 125, 367 एनडीए को और इंडिया को 126, 359 एनडीए को और 154 इंडिया को, ऐसे तमाम सारे जो एग्जैक्ट पोल है लगभग इसी के करीब है। मैं मिरगन जी के पास में आ जाता हूं। मिरगन जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का रखा, अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये बहुत चर्चा हुई कि इतने एनडीए के नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जिस तरह से अलायंस बना इंडी का, क्योंकि
अब की बार 400 पार, जाहिर सी बात है 10 साल सरकार में रहे, एक एंटी इनकम्बेंसी, क्या मेरा सवाल इस बात को लेकर, क्या अब की बार 400 पार के नारे ने उस एंटी इनकम्बेंसी को दबा दिया? दूसरी तरफ विपक्ष को जिस तरह से बहुत पहले से तैयार अपने आप को करना चाहिए था, जिस तरह से अलायंस बना, उनके किस तरह से जो आपस में एडजस्टमेंट है वो बनना चाहिए था, उसमें देरी हुई, और यही कारण है कि इस तरह की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 से पार का नारा दिया था, वो नारा इसलिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कि हम हमारा बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। हमेशा देखिए, जो दूरदृष्टा लोग होते हैं वही यही कहते हैं कि हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता मोदी जी बड़े सपने देखने की बात कर रहे हैं लोगों की। हम कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं 4 से सीटें जीतेंगे, और उसका उन्होंने लक्ष्य रख के चुनाव लड़ा। ठीक है, उसके आसपास कम होंगी सीटें, 4 से पार नहीं हो रहा, कोई एग्जिट पोल भी नहीं दिखा रहा भारतीय जनता पार्टी अकेले 4 से पार जाएगी भी नहीं, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखना चाहिए। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन की बात करें, निश्चित रूप से गठबंधन जिस तरह से होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, समय पर हुआ नहीं, बार बार बैठकें टलती रही। कई जगह जैसे पंजाब में भी देखिए, कांग्रेस भी लड़ गई और आम आदमी पार्टी भी, और भारतीय जनता, इससे आखिर किसको नुकसान हुआ? नुकसान तो आखिरकार एनडीए गठबंधन को हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से बाहर रही। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में होती निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम होते। आप उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में अगर बीजेपी को साथ ले लेती गठबंधन में तो हो सकता है परिणाम और बेहतर होते। बात करें अपन तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में अगर ममता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर लड़ते तो कुछ अलग परिणाम होते। केरल की बात करें, केरल में भी कांग्रेस भी लड़ रही, कम्युनिस्ट भी लड़ रही है, उससे फायदा। ये सब चीज़ें जिस तरह से संयुक्त विपक्ष गठबंधन बनना चाहिए, एंटी गठबंधन, वो नहीं बना, क्योंकि बसपा ने अपने आप को उससे दूर रखा। कई जगह कम्युनिस्ट हो गए। इनने ममता जी ने जरूर कहा कि हम अगर सरकार बनती है तो एनडीए के साथ देंगे, एनडीए गठबंधन का, लेकिन चुनाव में आप देखिए दोनों अलग अलग लड़े। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसके कारण इतनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। रमेश जी बिल्कुल सही, मनोज जी कह रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का विपक्ष का बनना चाहिए था वो नहीं बना। अगर बहुत पहले ये चीजें हो जाती तो शायद लगता कि तस्वीर कुछ दूसरी तरह की होती। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक नगेंद्र जी ने जितनी बात कही है मेरा उस पर 100% समर्थन। मैं 2 बात और जोड़ना चाहता हूं, जो मैंने पहले कहा उसको बढ़ाना चाहता हूं। कांग्रेस में अगर सफल नेता किसी को माना जा सकता है तो वो गांधी जी को माना जा सकता है, नेहरू जी को माना जा सकता है, इंदिरा जी को माना जा सकता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये लोग सफल नेता रहे। लेकिन अगर ये जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, ये पूरे राष्ट्र को एक रूप में बनाना चाहते थे। अब आप जो है, एक वक्त तो नारा ही था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा जी ने कितनी सीट जीती थी, अब आप कह रहे हैं कि हमको जातिगत जनगणना का बनाना है, तो कैसे जनता आपको स्वीकार करेगी? मैं बहुत छोटा बच्चा था, 1962 में नेहरू जी भोपाल आए थे, लाल परेड पर उनकी सभा हुई थी। चीन युद्ध के बाद, 63 की बात है, चीन युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई थी, सोने पर शायद 18-20 रुपया तोला, 80 रुपये तोले से 100 रुपये के आसपास पहुंच गया था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी महंगाई को कम करेंगे। 50-60 साल पहले जयप्रकाश नारायण का महंगाई पर आंदोलन, देश भर में गोलियां चली। अब आप इतने साल बाद जो है वो महंगाई की बात कर रहे हैं, कौन आप पर यकीन करेगा? आप स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने रामराज की कल्पना दी, अगर मंदिर बन रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं जा कर रहे हो, किसकी सलाह पर कर रहे हो, आपका थिंक टैंक कौन है? तो इन सब कारणों से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जो मैंने पहले कहा है कि एक आत्मचिंतन करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। दूसरे पर दोष निकालना बहुत आसान होता है, आत्मचिंतन करके अपना कदम बढ़ाना ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है, कहीं ना कहीं किस समय क्या बात कहना, आप मुझे बताइए। चुनाव के समय ही सैम पित्रोदा को ये कहना है कि हमको उस पर टैक्स लगाना चाहिए, तो उस चुनाव के समय ही उनको ये बात कहना है कि उत्तर का आदमी अलग दिख रहा है, दक्षिण का आदमी अलग दिख रहा है। तो किस मौके पर क्या बात कहना, ये कहीं ना कहीं एक समय हुआ करता था कांग्रेस में, मैं उसकी बिल्कुल तारीफ करूंगा। उनके पास एक थिंक टैंक हुआ करता था, जो वैचारिक आधार कभी कांग्रेस का रहा है। आप देख लीजिए कांग्रेस के नेताओं की किताबें, आप देख लीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को देख लीजिए, टंडन जी को देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो विद्वत्ता कभी कांग्रेस की थी, आज वो कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रही है। वो कहीं ना कहीं उधार के लोगों से जो अपने नारे लिखवा रहे हैं, उधार के लोगों से बातें कर रहे हैं।
तो उस पर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति की बात जो स्वतंत्रता आंदोलन में चेतना आई थी वो भाजपा ने पकड़ा हुआ है। तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ बराबर दिख रहा है। और मुझे जो बिल्कुल दिख रहा है कि आज कुछ भी होगा, पिछले बार एक और बात कहूंगा पोलिंग के परसेंटेज पर राजेश जी, मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि मतदाता बड़े हैं इसलिए आपको पोलिंग का परसेंटेज कम दिख रहा है। टोटल मतदान अगर देखेंगे 2019 में जहां जहां जितना मतदान टोटल फिगर हुआ है, मतदान उससे ज्यादा हुआ है। इसका अर्थ है कि 2019 का जो फिगर है वोटर का वो मेंटेन हुआ है। मतदाता बढ़ा है इसलिए आपको परसेंटेज के हिसाब से कम दिख रहा है, बाकी टोटल फिगर कहीं कम नहीं हुआ, टोटल फिगर उससे ज्यादा हुआ। तो जब भी हम आकलन करते हैं तो उसमें ये कम से कम 10 से 15 पॉइंट होते हैं जब हम किसी भी सीट का आकलन करते हैं। व्यक्ति का चेहरा, राजनीतिक दल, उसके उठाने वाले मुद्दे, निचले स्तर की मानसिकता, पिछला ट्रेंड क्या रहा है, उन सब पर आकलन करके हम सारी की सारी बात करते हैं। तो उस आधार पर ये जो एग्जिट पोल आ रहा है ये बिल्कुल ट्रैक के अनुरूप आ रहा है और इसमें परिणाम इसके आसपास ही रहेगा। चलिए, परिणाम इसके आसपास ही रहेगा 4 जून को जिस तरह से नतीजे आएंगे। संतोष सिंह जी के पास में आ जाता हूं। संतोष सिंह जी, कहीं ना कहीं आकलन में कमी रह गई। संतोष जी, लगता है संतोष सिंह जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, पंकज जी के पास में आ जाता हूं। पंकज जी, अब की बार 400 पार, लेकिन जो एग्जैक्ट पोल हैं वहां पर नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि लगभग 2019 जैसी स्थिति है। देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। 2019 में हमारा आह्वान था आपकी बार 300 पार, तो 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। और अब की बार नारा है आपकी बार 400 पार, और 400 पार असंभव नहीं है। 353 बीजेपी एनडीए और एनडीए प्लस मिलाकर पोस्ट पोल अलायंस में 400 के ऊपर हमेशा मेजोरिटी रही पिछली लोकसभा में, 16वीं लोकसभा में। तो इस 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर 400 के पार जाएगी। 370 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की। और मैं गौरव जी की बात पर उत्तर दे रहा था, रमेश जी भाई साहब ने उसका जिक्र किया कि हर लोकसभा में राजेश जी लगभग 2 से 2.5 लाख मतदाता बढ़े पूरे देश भर में। 543 विधान लोकसभाओं में लगभग 2 से 2.5 लाख मतदाता हर लोकसभा क्षेत्र में बढ़ा है। तो हम नंबर ऑफ वोटर्स को काउंट नहीं करके खाली परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज में हो सकता है कि ऐसा लगे कि प्रतिशत कम हुआ है, और नंबर ऑफ वोट्स की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2019 से कहीं अधिक मतदान लोगों ने किया है, बढ़े हुए मतदाताओं ने किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है बम बम है। भगवान की कृपा, जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 4 तारीख को जब हम और आप शाम को संभवतः बातचीत करेंगे तो जरूर आपको मिठाई खिलाएंगे राजेश जी। चलिए, संतोष सिंह जी से मेरा संवाद बेहतर हो चुका है। संतोष सिंह जी, क्या कहेंगे कि मेरा सवाल था कि आकलन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। जो मुद्दे पकड़ के चलना चाहिए थे, जातिगत जनगणना का मुद्दा विधानसभा में भी पकड़ा लेकिन वो काम नहीं आया, इस चुनाव में भी आया, वो काम नहीं आया। आकलन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। संतोष सिंह जी, नहीं राजेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ में, तो आपने कैसे कहा कि हमारे उसमें कहीं कमी रह गई है? क्या परिणाम आ गए हैं? जो मैं संतोष सिंह जी बार बार यही बात कर रहा हूँ, ये एग्जिट पोल के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। आप अपनी बात रख सकते हैं संतोष सिंह जी। मैं जब कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल को कांग्रेस नहीं मानती है, इंडिया गठबंधन नहीं मानता है, तो परिणाम आने दीजिए। और परिणाम जब 4 तारीख को आएगा और बहस करेंगे। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा तो यही होती है कि जब हम हार जाएंगे मान लो, तो हम अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे क्या क्या कमियां रही हैं। लेकिन परिणाम आए नहीं और प्रश्न हमसे किए जाने लगे कि क्या क्या कमियां रह गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी से ही पूछिए कि अगर परिणाम ऐसे नहीं आए तो क्या क्या कमियां आपके में हो सकती थी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि विश्लेषण के अंदर बार बार ये शब्द आ रहा है कि इंडी गठबंधन, इससे मुझे आपत्ति है। हमारे गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन बोला जाना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, सुन लीजिए राजेश जी, नहीं मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। संतोष सिंह जी, आप इंडिया मैं बता दूंगा आपको, ए से अलायंस है वो, इसीलिए उसको इंडी गठबंधन कह रहे हैं। सुन लीजिए। हाँ, अरे बहुत बढ़िया बात बोली। यही कहना चाहता हूँ मैं, पूरी बात सुन लीजिए आप, है ना, शांति से। मैं कह रहा हूँ कि जब इंडी गठबंधन, शांति से ही सुन रहा हूँ संतोष सिंह जी, आप बोलिए। सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि वो इंडी के बाद ए का अलायंस है, तो आप एनडीए मत बोला कीजिए, आप एनडी अलायंस बोला कीजिए उसको। समझा? एनडी अलायंस बोला कीजिए, तो अधिक उचित होगा कि इंडी और एनडी। ठीक है, तो एनडीए भी ए में अलायंस है,
या तो इंडिया अलायंस बोलिए और एनडीए बोलिए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ये मेरी कड़ी आपत्ति है। दूसरा, मैं रमेश जी के विश्लेषण में उनको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा कि जो सैम पित्रोदा है उन्होंने ऐसा बयान जी आदरणीय हमारे और अच्छे विश्लेषक है, वो ये कहना भूल गए कि संबित पात्रा पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जिन्होंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। इस पर रमेश जी अपनी टिप्पणी करना भूल गए। मैं चाहता हूं कि उस पर भी टिप्पणियां समान रूप से होना चाहिए। केवल इसलिए कि कोई दल आपको एग्जिट पोल में आगे दिख रहा है, हम सब मिलकर उसी दल का समर्थन करना चालू कर दें और केवल इस आधार पर उसकी हर बात सत्य मान ली जाए क्योंकि वो चुनावी विजय हासिल कर रहा है। तो चुनावी विजय हासिल भारतीय जनता पार्टी ने कर भी लेती जैसी पहले की है। इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास उनको सही सिद्ध कर देगा। इसके पहले भी हिटलर और मुसोलिनी चुनावी जीते दर्ज करते रहे, लेकिन आज इतिहास गवाह है कि वो इतिहास के किन पदनों में जाके दफन हो गए। तो मेरा ये कहना है साहब कि इस तरीके से चुनावी जीत और हार के आधार पर तर्कों के से जाइए, ये नहीं कि किसी के पक्ष में हम हो गए कि सैम चलिए मैं शायद पंकज जी को डाउन करना चाहें, पंकज जी से जवाब नहीं लेता हूं, फिर मैं चलिए पंकज जी कुछ कहना चाहेंगे जो संतोष सिंह जी कह रहे हैं। देखिए, संतोष जी को क्षमा करिएगा, आज वो जिस प्रकार थोड़े पिछले थे मित्र, उन्होंने आपको समझा दिया कि समझिए आप ठीक करिए, तो कोई दिक्कत नहीं। जब हार की संदेह और आशंका जब स्पष्ट हो जाती है तो किसी के प्रति कोई अनादर नहीं मैं समझने के लिए बैठा हूँ अपने दर्शकों को, मेरी यही चीजें दोनों बराबर होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। संतोष जी बात तो सुन लो, आपने क्या कहा सबने सुना। मैं तो ये आग्रह कर रहा हूँ राजेश जी कि कांग्रेस सच को स्वीकारे या न स्वीकारे, कांग्रेस का बुद्धि, कांग्रेस का विवेक, कांग्रेस का निर्णय। और देश ने कांग्रेस को लगातार राज्यों में और केंद्र में खारिज किया है, अस्वीकार किया है कांग्रेस की विचार को और कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस के नेताओं को। और जैसा रमेश जी ने कहा कि इसमें कोई सत्य नहीं कि इंदिरा गांधी जी के बाद कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसके ऊपर देश ने एक बार से अधिक विश्वास किया हो। इक्का दुक्का कोई जीत गए, चुनाव जीत गए और उसके बाद विश्वास देना। मनमोहन सिंह जी 2 बार रहे, पर उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि अब कभी कांग्रेस दोबारा केंद्र में सत्ता में आएगी नहीं आएगी, इसको लेकर देश को संदेह। ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की, और कारण बहुत स्पष्ट है कि आप जब वर्तमान भारत का मन नहीं पढ़ पाओगे, उनके आकांक्षाओं के रूप काम नहीं कर पाओगे, और खाली यदि भारत को कभी जाति के आधार पर, कभी रंग के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करोगे और झूठ बोलोगे। जिन्होंने राजेश जी संविधान को, नेहरू जी ने सबसे पहला संविधान संशोधन किया आप पर मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर, प्रेस की सेंसरशिप का। दूसरा संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किया आपातकाल लगाकर, हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना, आपातकाल लगाया। तीसरा श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया, जब शाहबानो का फैसला आया तो कानून बदल दिया तुष्टिकरण के लिए। और चौथा हम सब ने देखा, श्रीमान राहुल गांधी जी ने सरकार के अध्यादेश का, संविधान के कागज का फाड़ कर अपमान किया सबके सामने। ये इनकी परंपरा है। जिन्होंने 100 से अधिक बार इस देश में धारा 356 का दुरुपयोग किया हो, में समुद्रीपात की 57 की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिराकर जो काम किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, 100 से अधिक बार तीनों लोगों ने मिलकर धारा 356 का दुरुपयोग किया सरकार को गिराने के लिए। तो इनके मुझे संविधान की बात शोभा देती है। बाबा साहब ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया, ये धर्म की बात करते हैं। SC ST OBC का आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देने की बातचीत करते हैं, तुष्टीकरण की बातचीत करते हैं, पर्सनल लॉ के प्रोटेक्शन की बातचीत करते हैं, बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं, कमेटी बनाएंगे तो मुसलमानों की बात, रंगनाथ मिश्रा कमेटी तो मुसलमानों की बात। तो कैसे सनातन का विरोध करके आप भारत में राजनीति करोगे? यदि ये कांग्रेस को ना समझ आए तो उनका निर्णय है, वो एंकर पर नाराज हो सकते हैं, वो सर्वे को भला बुरा कह सकते हैं। हो सकता है 4 तारीख के बाद जनता को ही बोले और यही कहेंगे कैसे जीत गए हमको नहीं पता। भाई आपको नहीं पता इसलिए तो आप हार रहे हो चुनाव, पता होता तो चुनाव क्यों हारते? चले संतोष सिंह जी कुछ कहेंगे, फिर रमेश जी के पास प्रतिक्रिया लूंगा मैं। संतोष जी। देखिए, पंकज जी अपनी बात को बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कोई एंकर राजेश जी आपका अपमान नहीं किया, मैं तथ्यों को दुरुस्त कर रहा था। रमेश जी बहुत आदरणीय, मैं हमेशा उनके साथ आता रहता हूँ डिबेट्स में, मैं तथ्यों को सही कर रहा था। दूसरा, अभी पंकज जी कह रहे थे कि ये अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान करती है कांग्रेस। ये उस विचारधारा की प्रवक्ता को शोभा नहीं देता ये कहना, जिन्होंने अंबेडकर के पुतले जलाए थे, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी। गौरव जी कुछ कह रहे थे, गौरव जी RSS की विचारधारा, गौरव जी कुछ कह रहे थे। चलिए संतोष सिंह जी, कितनी महिला विरोधी रही है, आप ही के पड़ोसी हैं, विचारधारा आज आप ही के पड़ोसी हैं। गौरव जी कुछ कह रहे हैं। मैं समझता हूं तो कहने का कोई अधिकार नहीं है जो आजादी के आंदोलन। चलिए पड़ोसी, अपने पड़ोसी जी को तो सुन लीजिए। वो विचारधारा यदि आज बड़े देशभक्त अपने आप को बने, चलिए गौरव जी कुछ कह रहे हैं। गौरव जी, फिर रमेश जी के पास में। गौरव जी।
राजेश जी, हो सकता है कि मेरे चुनावी आकलन में कहीं कोई कमी रह गई, कोई गलती रह गई, लेकिन मतदान प्रतिशत को लेकर के रमेश शर्मा भाई साहब ने जो बात कही और पंकज जी ने जो उसका समर्थन किया है, मैं उस पर सिर्फ एक सवाल दोनों से करना चाहता हूं। पहले पंकज जी जवाब देते हैं, उसके बाद भाई साहब का विश्लेषण सुन लूंगा। कि मान रहे हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में मतदाताओं की संख्या वही की वही बनी रही, लेकिन मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा, तो क्या नए मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, या जो पुराने मतदाता जो वोट दे चुके थे वो लोकतंत्र की उबाऊ प्रक्रिया से ऊब कर वोट देने बूथ तक नहीं गए? ये पंकज जी से पहले जवाब दें और फिर आप रमेश भाई साहब का विश्लेषण। पंकज जी बोल लीजिए, फिर रमेश जी के पास में जाऊंगा। पंकज जी। और मैंने उदाहरण दिया कि हर लोकसभा क्षेत्र में आमतौर पर 25 लाख मतदाता हैं जी। उन 25 लाख में से लगभग 2.5 लाख 10% के आसपास नव मतदाता हैं एवरेज सारी विधानसभा में। तो पोलिंग परसेंटेज कहीं भी 10% से कम नहीं हुआ। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग का परसेंटेज 2019 की तरह 10% से ड्रॉप नहीं हुआ है। इसका मतलब कि नए मतदाताओं ने वोट दिया, पुराने मतदाताओं ने वोट दिया, और पूरे के पूरे जो एक मीडिया का वर्ग है वो सिर्फ इसी चीज को पॉइंट के साथ पोलिंग का परसेंटेज कम हो गया। नो डाउट परसेंटेज में फिगर कम है, पर नंबर ऑफ वोट्स तो काउंट करोगे ना, आपके पिछली बार कितने मतदाता थे, इस बार कितने मतदाता है, उनमें से कितनों ने मताधिकार का अपना प्रयोग किया। आप परिणाम देखिएगा, जो लाखों की जीत थी भारतीय जनता पार्टी की, वही फिगर रहने वाला है। चलिए रमेश जी। संतोष जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एक तो उनका नाम ही संतोष है। संतोष की जो परिभाषा गीता में भगवान कृष्ण ने दी है, जो आसक्ति और विरक्ति के बीच में रहे, जो क्रोध और नमन के मध्य में रहे, वो संतोष है। लेकिन और फिर नाम गौतम लिखते हैं, तो गौतम ऋषि सारे ऋषि परंपराओं में सबसे शांत सरल गौतम ऋषि रहे। अब ठीक है कि आज एग्जिट पोल को लेकर के थोड़ा बहुत उनको आवेश आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छे प्रवक्ता है। अब उनकी बात को आज क्या कहना, तो अपन परिणाम के बाद फिर कभी व्यक्तिगत मिल लेंगे तो संतोष जी कहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के भी एक अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के। ठीक है कि आज अगर कुछ कह रहे हैं, उनको भी डिफेंड करना है, हाँ उनको भी कहना ही है, तो कोई बात नहीं। तो जी चलिए मृणालिनी जी, बस आखिर में छोटे छोटे कमेंट्स लूंगा मैं। जिस तरह से, चूंकि संतोष सिंह जी से जिस तरह से बात कर रहा हूं, उनको घोर आपत्ति उसको लेकर है कि जिन एग्जिट पोल की चर्चा हम कर रहे हैं, और बार बार हम अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि ये अनुमान है, इनको फाइनल नतीजे नहीं माने, वो 4 जून को आएंगे। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, तमाम सारा सर्वे, तमाम सारा जो एनालिसिस अलग अलग एजेंसियों के जरिए हुआ है, वही हम अपने दर्शकों के सामने परोस रहे हैं, वही बता रहे हैं। मृणालिनी जी कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरह से जो एग्जिट पोल है, हमने इससे पहले जब हमने प्रोग्राम किया था तो हमने वो तमाम सारे डाटा 2009, 2014, 2019 में रखा था कि एग्जिट पोल किस तरह से बता रहे थे, फिर किस तरह से नतीजे आए। कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो एग्जिट पोल आते हैं उसमें या तो पूरे तरीके से गलत होते हैं कि नहीं, आसपास ही रहते हैं? मृणालिनी जी देखिए, ऐसा कुछ बार अगर छोड़ दिया जाए, कई चुनाव में एग्जिट पोल खरे नहीं उतरे हैं, जो था उसके जस्ट अपोजिट परिणाम आए हैं। लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल में देखिए परिणाम लगभग वही आते हैं, 10% इधर उधर हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार बनने में एनडीए की कोई डाउट नहीं है। सीटें जैसे एग्जिट पोल में लोग खुद भी जब मान लगाते हैं, कहते हैं कि 10% इधर उधर हो सकता है, तो हो सकता है 10% चीजें इधर उधर हो सकती है, लेकिन ज्यादा अंतर आएगा इसकी संभावना कम है। गौरव जी, इसी सवाल पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पूर्ण रूप से, तो चूंकि आप भी इसको कह रहे हैं कि अनुमान है 4 तारीख को नए परिणाम आएंगे, तो हम 4 तक इंतजार करें। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। कांग्रेस को सुधार 4 दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 के बाद जो भी परिणाम आए वो भाजपा या कांग्रेस सभी के लिए सोच विचार और चिंतन मनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिणाम। लेकिन गौरव जी, जिस तरह से जो चीजें हैं, जो अंकगणित अभी फिलहाल दिख रहा है, उस एग्जिट पोल में अंतर बहुत ज्यादा है। हालांकि ठीक है, कुछ ऊपर नीचे स्विंग जरूर होता है। एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही, चूंकि जब वो फाइनल रिजल्ट बताते हैं, लेकिन जिस तरह से एक गैप दिख रहा है कहीं ना कहीं, उसको किस में कितना ये मानते हैं कि नहीं कि पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा वो कांग्रेस के पक्ष में या एनडीए गठबंधन के पक्ष में, या कितना स्विंग आप मानते हैं इसको लेके? नहीं, स्विंग की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं कि बहुत ज्यादा स्विंग होगा, लेकिन अब हमें भी अनुमान के आधार पर ही बात करना है। तो चूंकि अनुमान जो हमारे सामने आए और जो हमने काम किया था फील्ड में, उसके आधार पर नंबर 1 पार्टी तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मान रहा हूँ, लेकिन कितनी सीटें रहेंगी इस पर कुछ भी कहना भी संभव नहीं है। और कांग्रेस
और इंडिया गठबंधन, सॉरी इंडिया गठबंधन गलती से बोल गया था, संतोष जी को बुरा लग रहा है, इंडिया गठबंधन ने जो मेहनत की, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एकजुट बनाए रखने का काम किया है, उसके कुछ बेहतर परिणाम उन्हें मिलेंगे, और वो कितने परिणाम होंगे ये भी कह पाना अभी संभव नहीं। रमेश जी, देखो कुल मिलाकर के जो आज दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा फर्क की मुझे नहीं दिखना। मुश्किल से मान करके चलिए कि 10 सीट कम होगी या 10 सीट ज्यादा होगी, लेकिन कुल मिलाकर के 360 एनडीए 360 से नीचे बिल्कुल नहीं होगा। चलिए 360 से नीचे नहीं होगा। संतोष सिंह जी, आपका अनुमान देख लेते। हालांकि आपके नेता खड़गे जी कह चुके हैं कि 295 वो दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे संतोष सिंह जी? निश्चित रूप से हमारे नेता ने अगर कह दिया है 295, तो मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरा अनुमान उनसे अलग नहीं हो सकता। अगर उनके पास कोई फीडबैक है उसी आधार पर उन्होंने अपना जो रिएक्शन है वो दिया होगा, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनेगी। पंकज जी, क्लोजिंग कमेंट्स। बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, भाजपा की जय, जनता जनार्दन की जय जयकार, भारत माता की जय। तो लगातार जिस तरह से जो एग्जिट पोल हैं अलग अलग एजेंसियों के, लगातार हम आपको बता रहे हैं 350 से लेके 375 के आसपास अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि एनडीए इस फिगर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें, जिसको संतोष सिंह जी कह रहे हैं, इंडिया शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा, इंडिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग एजेंसियों के जो पोल हैं 151, 125, 126, 154, 136 के आसपास जो सीटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस, और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई वहां पर नजर आ रही है। सभी मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से लगातार अलग अलग पोल्स जो आए हैं उसका जो अंक गणित है, उसका जो अनुमान है, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, और इस अनुमान में, इस एग्जैक्ट पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए काफी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम 2019 से कंपैरिजन करें तो 350 के आसपास एनडीए उस समय था, 303 भारतीय जनता पार्टी प्लस उसका जो अलायंस था वो थी, और उससे भी कहीं बेहतर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। हालांकि अभी भी अपने अपने दावे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके दावे हैं कि नहीं, वो बहुमत के करीब पहुंचेगी। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वो कह रही है कि नहीं, हमने जो अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था हम उसी के करीब पहुंचेंगे। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।